चैप्टर 2 विलियन। उदाहरण 2.1 एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 20% द्रव्यमान का अर्थ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल सौ ग्राम विलियन में उपस्थित है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान बराबर हो गया 20 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान या अणु भार बराबर होगा, इसका आणविक सूत्र है C2H6O2, यानी 2 गुना कार्बन परमाणु का परमाणु भार प्लस 6 गुना हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार प्लस 2 गुना ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार। ठीक है, इसको हल करने पर ये आ जाता है 62। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान 62 आ जाएगा। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लें, क्योंकि मोलंस के लिए हमें विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। तो इसका भार है 20 ग्राम और अणु भार आया है इसका 62। ठीक है, 62। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.323। ठीक है, तो यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या 0.323 होगी। अब इस विलियन में दूसरा जो विलियन है एथिलीन ग्लाइकोल का, मान लिया इसमें जल है, दूसरा अवयव क्या है? जल। तो विलियन में जल का द्रव्यमान कितना होगा? जो विलियन है इसके भार में से एथिलीन ग्लाइकोल के भार को घटा दीजिए, तो 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। तो विलियन में जल का द्रव्यमान होगा 80 ग्राम। फिर जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जल के मोलों की संख्या बराबर होगी जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार कितना है? 80 ग्राम। अणुभार कितना होता है जल का? 18। तो 80 को 18 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 4.44। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो। तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। मोल अंश बराबर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, ठीक है, बटे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस जल के मोल। ठीक है, मोल अंश की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक विशेष के मोल अंश कहते हैं। तो हमें यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने हैं, तो ऊपर रखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश और नीचे रखेंगे कुल मोल अंश, कुल मोल यानी विलय और विलायक दोनों के मोल।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाता है 0.068। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 2.2, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मोलरता की गणना करनी है। मोलरता की परिभाषा के अनुसार 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर होगी विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये परिभाषा होगी। तो सबसे पहले हमें विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ पर विलय का भार दिया गया है 5 ग्राम और विलय हमारा है NaOH। तो NaOH का अणुभार क्या होता है? NaOH का अणुभार बराबर Na का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार प्लस H का परमाणु भार। इन सब को जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो 40। तो 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 40 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.125। तो ये आ गए विलय के मोल। ठीक है, फिर निकालेंगे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन हमें ml में दिया है, तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है लीटर में। सूत्र में मान रखने पर इस सूत्र में मान रख दीजिए विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में, दोनों रख दीजिए। तो विलय के मोलों की संख्या है 0.125, विलयन का आयतन है 450 बटा 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.278। आप भी इसमें सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर ये ठीक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2.3, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की परिभाषा के अनुसार 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता स्मॉल m बराबर होती है विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, परिभाषा के अनुसार ये सूत्र आ जाता है। अब हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। इसलिए मोललता बराबर होगी विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। कैपिटल W विलायक के भार को प्रदर्शित कर रहा है और स्मॉल w विलय के भार को। तो यहाँ पर विलय क्या है? एथेनोइक अम्ल, क्योंकि देखिए कम मात्रा में है और बेंजीन अधिक मात्रा में है इसलिए वो विलायक है। ठीक है, तो विलय का भार कितना होगा? 2.5 ग्राम। विलय क्या है यहाँ पर? एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड का अणुभार क्या होगा? कार्बन का परमाणु भार प्लस 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का परमाणु भार प्लस
एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार, 2 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार और जमा एक हाइड्रोजन का परमाणु भार। इन सब का योग करने पर आ जाता है 60। ठीक है, और विलायक का भार यहाँ पर कितना दिया गया है 75 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने पर आ जाता है 0.556। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम। एम का मतलब मोलल। ठीक है, तो इस विलयन की मोललता 0.556 एम होगी। ठीक है, आप भी चेक करके देखेंगे और मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2.4, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, का मान 76.48 किलो बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन के मिली मोल की गणना करनी है जो जल में विलय है। देखिए, ये क्वेश्चन हेनरी के नियम से सोल्व होगा क्योंकि यहाँ पर हेनरी स्थिरांक भी दिया गया है और विलय गैस की मात्रा की भी बात कर रहा है और दाब भी दिया है। तो हेनरी के नियम से हम जानते हैं कि P बराबर KH गुना काई। ठीक है, काई जो होता है यहाँ पर विलय के मोल अंश होते हैं। काई क्या है यहाँ पर विलय के मोल अंश, KH हेनरी स्थिरांक और P क्या होता है आंशिक दाब या केवल दाब। ठीक है, तो मान लिया हमने कि माना 1 लीटर जल में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या स्मॉल n है। जल 1 लीटर माना हमने, तो जल का 1 लीटर बराबर होता है जल के 1000 ग्राम के। ठीक है, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, यानी शुद्ध जल का 1 ml 1 ग्राम के ठीक इक्वल होता है। तो इसलिए जल के मोलों की संख्या, इसलिए जल के मोलों की संख्या क्या होगी, जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार है यहाँ 1000 और अणुभार होता है जल का 18, तो ये आ जाता है 55.56। ये अलग से भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या होती है 55.56। ठीक है, अब काई क्या बताया था मैंने, काई बताया था मैंने विलय। विलय कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन के मोल अंश। ठीक है, तो काई क्या है यहाँ पर विलय यानी नाइट्रोजन के मोल अंश। और नाइट्रोजन के मोल अंश क्या होंगे, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या को हमने क्या माना है, स्मॉल n। ठीक है, और कुल मोलों की संख्या यानी नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास काई का मान आ गया है। ठीक है, हमारे पास P आंशिक दाब भी दिया गया है। ठीक है, KH का मान भी हमें दिया गया है। ठीक है, KH का मान भी दिया गया है और आंशिक दाब भी दिया गया है ना। इसको किलो से केवल बार में चेंज कर लेंगे क्योंकि आंशिक दाब भी यहाँ पर बार में दिया गया है। ठीक है, और ये करने पर सभी मान सूत्र में रखते हैं। तो पहले क्या रखना है हमें सूत्र में, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब का मान कितना दिया है 0.987 बार इक्वल। फिर KH का मान लिखेंगे, KH का मान कितना दिया है 76.48 किलो बार। तो किलो बार को बार में चेंज करेंगे यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर काई यानी विलय के मोल अंश। तो विलय के मोल अंश कितने हैं n/n + 55.56।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और n की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो हेनरी स्थिरांक है इसका मान काफ़ी अधिक है, 76.48 इंटू 1000, तो काफ़ी अधिक है। तो इससे पता चलता है कि जो विलय के मोल हैं वो विलायक के मोलों से काफ़ी कम हैं। ठीक है, तो इसलिए मान लेते हैं n प्लस 55.56 लगभग इक्वल है 55.56 के, क्योंकि कुल के सापेक्ष इस n का मान काफ़ी कम है। वो किससे पता चल रहा है हमें? हेनरी स्थिरांक से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 0.987 इक्वल 76.48 इंटू 1000 इंटू n अपॉन 55.56। तो यहाँ से इस n की गणना हमें करनी है। तो यहाँ पर n इक्वल आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, अब ये जो मोल आए हैं ये पर लीटर में है, 1 लीटर में है। तो हमें उसने कहा है क्वेश्चन में मिली मोल, तो मिली मोल यानी ml में, तो हमें ml में निकालने हैं, मिलीलीटर में निकालने हैं। तो नाइट्रोजन के मिली मोल की संख्या बराबर होगी 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.716 मिलीमोल। ये यहाँ पर आंसर है। आप भी इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे कि ये सही है या नहीं।